और आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली नंबर 3 लेकर के आए हैं। नाम है आव्यूह या कहें तो मैट्रिक्स। तो आव्यूह होता क्या है, कुछ एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। अब से पहले आपने इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं ली है, तो ध्यान से समझना, कोशिश हमने पूरी की है आपको यहाँ पर समझाने के लिए। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझने की चीज़ें, एक बार समझ गए तो फिर आगे क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजी लगेंगे। सबसे पहले आव्यूह यानी मैट्रिक्स है क्या, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है आपके सामने कि 3 सहेलियां हैं, रीना, टीना और गीता। शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाती हैं? मॉल जाती हैं। और वहाँ रीना 2 स्कर्ट व 3 कुर्ते खरीदती है। साथ ही टीना 3 स्कर्ट 1 कुर्ता और गीता 2 स्कर्ट और 2 कुर्ते खरीदती हैं। ये उनके कुछ आंकड़े हैं, संख्याएं हैं जो स्कर्ट और कुर्तों के रूप में उन्होंने खरीदी है। तो हम इन आंकड़ों को एक व्यवस्थित रूप में लिखना चाहते हैं। तो इन आंकड़ों को हम इन प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे कैसे कि हमने ऊपर रीना, टीना और गीता को लिखा, नीचे स्कर्ट और कुर्ते की हमने 2 लाइनें बना दी हैं। स्कर्ट के सामने रीना ने 2 स्कर्ट खरीदी हैं और 3 कुर्ते खरीदे हैं। ठीक है, फिर आते टीना की बारी। टीना ने 3 स्कर्ट और 1 कुर्ता खरीदा है। फिर आते हैं गीता की बारी, तो गीता ने 2 स्कर्ट और 2 कुर्ते खरीदे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनको व्यवस्थित कर दिया है। ये व्यवस्थित जो क्रम आपके पास दिखाई दे रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये अपने आप में एक आयत जैसी आकृति बनी हुई है। कैसी है? आयत जैसी है, जिसमें आपके पास इस प्रकार से ये लंबी लाइन और ये आपके पास छोटी। तो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देखा जाए तो एक आयताकार जैसा विन्यास दिखता है। तो इस आयताकार विन्यास में ये जो आपके पास है इनको बोलते हैं स्तंभ यानी कॉलम। और ये भी आपके पास क्या हो गया? स्तंभ हो गया। और ये भी क्या हो गया? स्तंभ हो गया। ठीक है, ये तीनों क्या है? स्तंभ। और इनको कॉलम C1, C2 और C3 इस प्रकार से भी लिखते हैं। और ये स्कर्ट और कुर्ते के रूप में है, ये कहलाती हैं लाइनें। क्या कहलाती है ये? लाइन, रो। तो ये कॉलम थे और ये आपके पास क्या है? रो है। तो रो को हम किससे लिखते हैं? R से। ये R1 और ये R2। ठीक है, इसी प्रकार से और भी ज़्यादा हो सकती है, मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया उस हिसाब से ये चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पर इनको रो और स्तंभों के रूप में, रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित करके लिखा है। ये एक आयताकार विन्यास है। ठीक है, ऐसे ही ऐसा ना लिखते तो कोई दूसरा, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास, स्कर्ट और कुर्ते हम ऊपर ले लें, रीना, टीना और गीता को हम इस प्रकार से लिख लें। तो रीना ने 2 स्कर्ट और 3 कुर्ते खरीदे हैं। साथ ही टीना ने 3 स्कर्ट और 1 कुर्ता खरीदा है, जबकि गीता ने 2 स्कर्ट और 2 कुर्ते खरीदे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक विन्यास था और यहाँ ये दूसरा भी एक विन्यास है। तो ये 2 प्रकार के आपके पास विन्यास हो गए हैं। तो ये जो आयताकार इस प्रकार का जो विन्यास है, इनको ही मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी आंकड़े जो आपको मिलते हैं, या कहें तो संख्याएं जो मिलती हैं, या कहें तो राशियां जो मिलती हैं, तो संख्याओं, राशियों या फिर यहाँ फलन भी हो सकते हैं मैथमेटिक्स के रूप में बात करें तो संख्याएं, राशियों या फलनों का आयताकार विन्यास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स या आव्यूह कहलाता है। ठीक है, और मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। ठीक, यहाँ वाले में बात करें हम, जो हमने दूसरा वाला यहाँ पर विन्यास लिखा है, इसमें हम बात करें तो ये आपके पास क्या है? पहली पंक्ति है जिसको हम रो 1 कहेंगे, ये दूसरी पंक्ति है रो 2 और ये तीसरी पंक्ति है रो 3। ऐसे ये आपके पास कॉलम है, तो आप इसको पहला कॉलम और इसको आप दूसरा कॉलम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये व्यवस्थित रूप है, चाहे पहले वाले रूप में लिखा जाए या फिर दूसरे तरीके से लिखा जाए। अब हम सीधी सीधी बात करते हैं, आव्यूह की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए परिभाषा, राशियों, संख्याओं या फलनों का क्रमबद्ध व्यवस्थित आयताकार विन्यास। क्रम में लिखा हुआ है, व्यवस्थित लिखा हुआ है, और कैसा है विन्यास? आयताकार विन्यास में लिखे हुए हैं। यानी राशियां, फलन या संख्याएं जो भी हैं उनको हम क्रमबद्ध व्यवस्थित कर रहे हैं, किसमें? आयताकार विन्यास में। तो मैट्रिक्स या आव्यूह कहलाता है। ठीक है, हमने साथ में लिख भी दिया है यहाँ पर। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा लिखकर प्रदर्शित करते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C या फिर X, Y, Z, etc। इस प्रकार से हम इनको प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, तथा इनमें लिखी गई संख्याएं, राशियां या फलन जो भी हम इनके अंदर लिख रहे हैं, यानी आयताकार विन्यास के अंदर जो लिख रहे हैं, वो मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं? अवयव यानी एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें जो आने वाले अवयव होंगे उनको हम कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। और आयताकार विन्यास को हम इस प्रकार से बड़ा कोष्टक लगाकर या फिर बड़े कोष्टक को उल्टे चिन्ह के द्वारा भी लिखा जा सकता है।
ठीक है। तो प्रदर्शित करने का तरीका है, मोस्टली हमारे पास बड़े कोष्टक के द्वारा ही मिलता है, लेकिन कुछ बुकों में, रेफरेंस बुकों में आपको इस प्रकार का साइन भी मिल जाएगा, यानी बड़े कोष्टक के ये जो साइन है वो उल्टे कर दिए गए हैं। तो ये तो हो गई बात ए बी सी एक्स वाई जेड इन मैट्रिक्सों को प्रदर्शित करने का तरीका और इनमें आने वाले एलिमेंट्स है स्मॉल एबीसी में। तो मैट्रिक्स ए को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स है ए, तो ए को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, उसमें आने वाला अवयव ए और ये आई और जे। ये आई जे क्या है, ये पंक्ति और स्तंभों की बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर बात की थी, यहाँ देखिए, तो ये पहली पंक्ति है, ठीक है, और ये दूसरी पंक्ति है, जबकि ये आपके पास पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। ठीक है, तो रो है और स्तंभ है। तो यहाँ आई है ना, वो तो पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है और जे है वो कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आई का मतलब है आईवी पंक्ति, आई का मतलब है पंक्ति की संख्या कि वो कौन से नंबर की पंक्ति है, और जे का मतलब है स्तंभ की संख्या। ठीक है, तो हम इसे यहां से पता लग जाएगा कि अवयव कौन सा होगा वो उस आयताकार विन्यास में। तो इस प्रकार से इनको प्रदर्शित करने का तरीका हो गया है। ठीक है, अब आप और भी चाहें तो बढ़ा करके इनको इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे मैट्रिक्स बी लिखूं मैं, वो मान लीजिए B11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, B12, B21 और B22। इसका अर्थ समझते हो, यहाँ आपके पास ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। देखो 1 लिखा है, तो पहले जो 1 लिखा हुआ है वो पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा 1 है वो स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। अब नीचे आते हैं तो ये दूसरी पंक्ति बन गई, लेकिन ये पहले ही स्तंभ में है तो 2 1 लिखा हुआ है, 2 पंक्ति की संख्या है और 1 क्या है, स्तंभ की संख्या है। यहाँ आ जाएंगे B12 को देख करके हम पता कर लेंगे, B1 का मतलब है पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, ये तो सही है बिल्कुल। ऐसे ये B22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है। ऐसे और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने C लिखा, वो मान लीजिए मेरे पास इस प्रकार से A B C D E और F, और आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि इस C में आप C23 बता दीजिए कौन सा है, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो आप देखिए यहाँ पे दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है और इसमें तीसरा स्तंभ ये है, तो अवयव कौन सा बनेगा, F। तो यहाँ पे आपके पास आंसर हो जाएगा क्या, F। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप इनके बारे में पता कर सकते हो। ठीक, अब एक चीज और भी कि मैट्रिक्स का क्रम या कोटि क्या होती है, तो ये भी समझ लीजिए। तो देखिए मैट्रिक्स का क्रम या कोटि, यानी कहें तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं। मान लिया कितनी पंक्ति है, m पंक्ति है, और n उसमें स्तंभ है, स्तंभों की संख्या कितनी है, n। तो m/n ये लिखा हुआ है m गुणा n, इसको मैट्रिक्स का क्रम या कोटि कहते हैं। ध्यान रखेंगे, मैट्रिक्स का क्रम या कोटि क्या कहलाता है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणा। ठीक है, इस प्रकार से गुणा में लिख करके प्रदर्शित किया जाए तो वो मैट्रिक्स का क्रम या कोटि कहलाती है। आगे बात समझ में। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसे m/n पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, m/n। तो ध्यान रखें, मैट्रिक्स जो भी है उस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को हम इस प्रकार से गुणा के रूप में प्रदर्शित कर दें। किसके रूप में प्रदर्शित कर दें, गुणा के रूप में। तो मैट्रिक्स का क्रम या कोटि कहलाती है और इसे m/n के द्वारा पढ़ते हैं। समझ गए बात, ध्यान रखनी है। पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी है, उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखनी है। इस क्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे आपको कोई एक मैट्रिक्स मिली और उस पर लिखा हुआ है A2/2, इट मीन्स ये 2/2 क्रम की मैट्रिक्स है। कहीं लिखा हुआ है A4/1, इट मीन्स ये 4/1 क्रम की मैट्रिक्स है। या फिर कहीं लिखा हुआ है AP/Q, तो ये P/Q क्रम की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्रम क्या होगा। और इसी मैट्रिक्स में उसके क्रम से हम अवयवों की संख्या के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, तो मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या या एलिमेंट्स की जो संख्या है वो क्या होती है, m गुणा n होती है। अवयवों की संख्या को हम कभी भी m/n में नहीं बोलेंगे। किस प्रकार से बोलेंगे, m गुणा n के रूप में। ये जितना भी मान आएगा वो आपके पास अवयवों की संख्या होगी। जैसे आपको
कहा जाए कि एक मैट्रिक्स है 2/3, ठीक है, A 2/3, इसमें अवयवों की संख्या बताइए। तो अवयवों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, आप इसे ऑर्डर को लिखने का तरीका तो ये हो गया 2/3 के रूप में, और इसमें अवयवों की संख्या की हम बात करेंगे तो कितनी होगी, 6, 2 गुणा 3 यानी 6 इसमें अवयव होंगे। ओके, समझ गए ये बात। तो ऑर्डर पता हो गया आपको क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं मैट्रिक्स के प्रकारों की। तो मैट्रिक्स के प्रकार में सबसे पहला है स्तंभ आव्यूह। क्या है, स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या हो, एक ही स्तंभ हो। इट मीन्स जो ऑर्डर लिखा जाता है, ऑर्डर समझ रहे हो, अभी लिखा था हमने m/n, ये आपके पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, क्रम है, तो ये स्तंभों की संख्या है। तो स्तंभ कितना हो, केवल एक स्तंभ हो, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। तो यहाँ स्तंभ की जगह एक जिस भी मैट्रिक्स के क्रम में मिलेगा वो सभी कैसी होंगी, स्तंभ मैट्रिक्स होंगी। जैसे मैंने लिखा A 3×1, तो ये एक स्तंभ मैट्रिक्स है। कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल गया कि x = XYZ, तो ये अपने आप में एक क्या है, स्तंभ मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पंक्ति तो 3 है लेकिन स्तंभ एक ही है। देखो 3 पंक्ति हैं, R1, ये R2 और ये R3, और ये केवल एक कॉलम है यहाँ पर, यानी एक स्तंभ है। तो स्तंभों की संख्या 1 और पंक्तियों की संख्या 3, तो ये क्या बन गई, एक स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगी। ऐसे और भी खूब सारी लिखी जा सकती हैं। मैं जैसे कह दूं एक अन्य मैट्रिक्स B, और उसमें हमने लिखी संख्याएं P, Q, A और B। तो यहाँ पे 4 पंक्ति हैं पर स्तंभ एक ही है, तो ये क्या है, स्तंभ मैट्रिक्स है। आगे बात समझ में। तो स्तंभ मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं हम, पंक्ति मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। क्या हो, केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसे स्तंभ मैट्रिक्स थी, सेम वैसे ही पंक्ति मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स में आपके पास पंक्ति एक होनी चाहिए और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो एक पंक्ति और 2 स्तंभ की मैट्रिक्स है। ऐसा और भी हो सकता है P, Q, R, ये एक 1/3 यानी एक पंक्ति और 3 स्तंभ वाली मैट्रिक्स है। ऐसे हम यदि और भी लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, जैसे N1, N2, N3, N4 और इसी प्रकार से Nn। इट मीन्स ये एक पंक्ति और n स्तंभों वाली क्या है, पंक्ति मैट्रिक्स है। ठीक, समझ गए, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरी। नेक्स्ट है शून्य मैट्रिक्स। नाम से पता है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो। यदि कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है जिसके सभी अवयव क्या है, 0 है, तो उसे शून्य मैट्रिक्स या रिक्त मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहलाती है। तो शून्य मैट्रिक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल O से। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शून्य मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि कोई मैट्रिक्स आपको लिखी हुई मिल जाती है जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, अब वो कैसी भी हो सकती है भाई, जैसे मैंने ये लिखी, तो ये आपके पास 1/3 क्रम की एक पंक्ति मैट्रिक्स है, पर इसमें सभी अवयव शून्य है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 0 मैट्रिक्स कहेंगे। अब पंक्ति मैट्रिक्स कहने के बजाय हम जिसे 0 मैट्रिक्स कहना ज़्यादा बेटर मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट्स 0 हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें सभी अवयव, अब देखो क्रम तो केवल साथ आने वाली मैट्रिक्स पर डिपेंड करेगा कि हम उसे कैसे लेना है। तो एक अन्य मैट्रिक्स और लिखी हमने जो कि 2/3 क्रम की है, जिसके सभी अवयव शून्य हैं। ठीक है, तो मैंने इनको A और B से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि मैं एक से ज़्यादा लिख रहा हूँ, लेकिन जनरली कहीं पर एक लिखा हुआ है अकेला O, इट मीन्स वो क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। समझ गए इस बात को। तो शून्य मैट्रिक्स के लिए आप कोटि बाकी दी गई मैट्रिक्स के हिसाब से ही चूज करेंगे। ये फिक्स नहीं है कि हमें इसी हिसाब से लिखना है कि पंक्ति मैट्रिक्स लिखनी है या फिर कोई अन्य आयताकार रूप में ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है। तो वो आपके साथ में अन्य जो मैट्रिक्स दी हुई होंगी उसी के हिसाब से उसका क्रम काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान होती है, यानी ऐसी कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर आती है, यानी इसका क्रम इसी प्रकार से लिखा जाए 2/2, 3/3, 4/4, n/n, इस प्रकार की सभी मैट्रिक्स क्या कहलाती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती हैं। जैसे मैट्रिक्स A है और हम इसके क्रम को लिखना चाहें ये 2/2, या फिर कोई अन्य मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखी हुई है आपके सामने कि 1, 2, 4, 2, या फिर और लिख दें हम 1, 0, -1, 0,
1 1 और 0। ये 3x3 क्रम की है, ये 2x2 क्रम की है। तो जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो जाए तो इस प्रकार की मैट्रिक्स या आव्यूह हैं वो वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पांचवें, विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ऐसी वर्ग मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव कैसे हों, शून्य हो। यानी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दी गई मैट्रिक्स है वो स्क्वायर यानी वर्ग मैट्रिक्स है या नहीं है। उसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर आने वाले ये जो विकर्ण है इस विकर्ण के स्थान पर आने वाले जो अवयव हैं वो कैसे हों, अशून्य हों। उसके अलावा जितने भी अवयव हैं वो सभी क्या हों, 0 हों। ठीक है, विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी अन्य सभी शून्य हों तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हम विकर्ण मैट्रिक्स कहेंगे, बशर्ते वो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है वो वर्ग मैट्रिक्स हो और दूसरी कंडीशन है विकर्ण के अवयव अशून्य हो, विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी 0 हों। आप ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है किसी बच्चे के मन में कि सर जी हमारे पास है ना एक एलिमेंट है वो 0 आ गया, तो क्या अब ये विकर्ण मैट्रिक्स है या नहीं है? बिल्कुल है जी। ठीक है, क्योंकि किसी के विकर्ण के सभी अवयव शून्य नहीं है, अब एक आध तो कोई हो सकता है। ठीक, तो ये इसका विकर्ण है और इस विकर्ण में जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी अन्य सभी 0 होने चाहिए। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम, इस प्रकार की वर्ग मैट्रिक्स को हम विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट मैट्रिक्स, एडिस आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। किसी विकर्ण मैट्रिक्स में यदि विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं, समान हैं। कोई भी विकर्ण मैट्रिक्स है, अब बात हो रही है विकर्ण मैट्रिक्स की, अब उस विकर्ण के सभी अवयव कैसे हों, एक समान हो। ऊपर जो हमने एग्जाम्पल दिए थे उनमें तो अलग अलग थे, लेकिन यदि वे सभी अवयव, यहाँ 7 4 3 लिखा, यदि अवयव समान होते तो उसे हम फिर क्या कह देंगे, एडिस मैट्रिक्स या एडिस आव्यूह कहेंगे। तो ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो उसे एडिस आव्यूह कहते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए हमने लिखी, ये कोई एक विकर्ण मैट्रिक्स है। इस विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण के जो अवयव हम ले रहे हैं वो एक समान हो तो इसे हम एडिस मैट्रिक्स कहेंगे। ये विकर्ण मैट्रिक्स तो है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, पर कैसी हो गई, अब एडिस हो गई। क्यों? क्योंकि विकर्ण के अवयव हैं वो समान है। ऐसे ही आप और अन्य मैट्रिक्स लिख सकते हैं, जैसे 7 7 और 7, बाकी सभी क्या हैं, शून्य हैं आपके पास, 0 0 0 0 0 और 0। तो ये आपके पास एक विकर्ण मैट्रिक्स है और इस विकर्ण के सभी अवयव समान हैं, तो ये क्या बन गई, एडिस मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देते हुए समझाते हुए चल रहे हैं, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह यानी यूनिट मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह या एकक आव्यूह भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स नाम ध्यान रखना है इसका, क्या होती है, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स होती है जिसके विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो। इकाई का अर्थ समझ लेते हो ना, एक हो, उसे तत्समक या इकाई आव्यूह कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा I2 का अर्थ है यहाँ पर कि ये 2 क्रम की या कहें तो 2x2 क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स है। ठीक है, एक विकर्ण मैट्रिक्स बनाई हमने और उसमें विकर्ण के अवयव क्या कर दिए हैं, इकाई यानी एक एक कर दिए हैं, जिसे एकक मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये 2x2 क्रम की इसलिए I2 लिखा हुआ है। I3 का मतलब क्या होगा कि यहाँ आपके पास 3x3 क्रम की एक विकर्ण मैट्रिक्स होगी और विकर्ण के सभी अवयव कैसे होंगे, इकाई के रूप में होंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स है। तो ये ऐसे विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, एक के रूप में हो, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। इसे I1 I2 I3 I4 इस टाइप में ही प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिखी हुई संख्याएं 2 3 इनके क्रम को बताती हैं, यानी इनकी कोटि को बताती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आव्यूह में समानता। ये क्या होती है, 2 मैट्रिक्स A IJ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, आव्यूहों की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। 2 मैट्रिक्स कब समान कहलाती हैं, तो 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ तथा B
इक्वल टू बी आई जे समान कहलाती हैं यदि दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान हो, दोनों समान क्रम की हो, ये जरूरी है। सेकंड कंडीशन है मैट्रिक्स ए तथा बी के संगत अवयव समान हो। संगत अवयव का समान होने का अर्थ है आई और जे जो आपके पास मान है ये आपके पास दोनों के लिए एक समान हो। ठीक है, यदि पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ की बात हो रही है तो दूसरी मैट्रिक्स में भी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव वही होना चाहिए जो पहली में था। ठीक, कैसे समझेंगे? जैसे मैंने दो एग्जाम्पल लिए, एक मैट्रिक्स ए ली और उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 3, -1 और 2, और एक जिसका इस मैट्रिक्स के क्रम की बात करें तो क्रम कितना हुआ 2/3, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, 2 ही पंक्तियां हैं भाई, और स्तंभ कितने हैं 3, आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे। वह एक अन्य मैट्रिक्स बी है, ठीक है, और बी को हमने लिखा 2, 3, 4, 3, -1 और 2, ये है। इसका भी क्रम देखेंगे तो कितना है 2/3। अब यहाँ पे अवयवों की बात कीजिए, देखो आपके पास A11 कितना है 2 है, जबकि B11 कितना है, ये भी 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ A11 इक्वल टू B11, ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था, आप ध्यान देंगे तो क्या लिखा हुआ है ये AIJ इक्वल टू BIJ, यानी एक तरफ जो IJ है सेम वैसा ही दूसरी तरफ भी IJ के रूप में मान होना चाहिए। तो जैसे यहाँ 1 1 आ रहा है तो यहाँ भी 1 1 है और दोनों समान है, तो इस प्रकार से सभी संगत अवयव समान हो। सेकंड कंडीशन ये लिखी हुई है मैट्रिक्स ए और बी के संगत अवयव कैसे हो, समान हो। पहली कंडीशन थी इनकी कोटि समान हो, तो आप कोटि देखेंगे तो 2/3 है दोनों में, तो पहली कंडीशंस में तो आपके पास कोटियां समान हैं, 2/3 पहले की और 2/3 ही दूसरे की। और सेकंड कंडीशन में सभी संगत अवयव, देखो 2 के साथ में आपके पास यहाँ पर भी 2 आ रहा है, 3 के साथ में यहाँ भी 3 आ रहा है, 4 के साथ यहाँ भी 4 आ रहा है। फिर दूसरी पंक्ति की बात करें तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों मैट्रिक्स को समान मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये ए और बी दोनों समान मैट्रिक्स कहलाएंगे, इस प्रकार से हम उन्हें बराबर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास मैट्रिक्सों के प्रकार और उनकी समानता से संबंधित जानकारी। हम कुछ इनके उदाहरण और कर लेते हैं 1-2, फिर आज के वीडियो को हम समाप्त करेंगे। जो कुछ समझा है उससे संबंधित 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो तो हमने जो ऊपर टीना रीना गीता से संबंधित उदाहरण लिया था वैसा ही है। यहाँ पर भी 3 आपके पास कुछ फैक्ट्रियाँ हैं और उनमें कुछ महिलाएं और पुरुष कर्मचारी काम करते हैं, तो उनकी संख्या का एक मैट्रिक्स बनाना है तो आप बना सकते हैं, दोनों ही क्रम में कोई सा एक हो सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 8, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, कोटियों की संख्या बतानी है हमको यहाँ पर। तो देखिए 8 आपके पास अवयव हैं, तो हमने बताया था अवयव क्या होते हैं, पंक्ति और मैट्रिक्स, यानी क्रम का जो आपके पास मान है उसी का गुणा होता है, तो जो ऑर्डर होता है उसका गुणा ही अवयवों की संख्या होती है। तो देखिए 8 के संभावित गुणन क्या क्या हो सकते हैं, तो 8 के जो संभावित गुणन होंगे उनमें 1/8 या फिर 8/1 या फिर 2/4 या फिर 4/2। ठीक, इसके अलावा कुछ और, इसके अलावा कुछ और होगा नहीं, तो ये संभावित आपके पास कोटियां हैं। 4 प्रकार से आप उस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो 8 अवयवों वाली आपके पास विभिन्न भिन्न कोटियों की 4 मैट्रिक्स हो सकती हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं कोटियां, वो आपके सामने यहाँ पर लिख दी गई हैं। आपके पास अवयव 8 हैं, इसलिए अवयव 8 को आप इस प्रकार से संभावित टुकड़ों में चेंज कर सकते हो, 2 के रूप में, पंक्ति और स्तंभों की संख्या के रूप में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 3। एग्जाम्पल 3 है, एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij = 1/2 मोड में i-3j द्वारा प्रदत्त है। तो आपको एक 3/2 क्रम के अवयव की रचना करनी है, मैट्रिक्स बनानी है A जिसका क्रम है 3/2। तो आप 3/2 यानी 3 तो पंक्ति होनी चाहिए और 2 यहाँ पर स्तंभ होने चाहिए। तो क्या क्या बन सकते हैं, A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ वाला अवयव है, पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ, क्योंकि 2 ही स्तंभ हो सकते हैं, मैक्सिमम संख्या 2 ही दी गई है। तो उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, ए दूसरी पंक्ति पे और ये पहले स्तंभ का अवयव है, फिर दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का, उसके बाद तीसरी पंक्ति पे आ जाएंगे क्योंकि 3 पंक्तियां हैं, A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ और A32। कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो आपको दे रखा है aij का मान क्या है, वो 1/2 मोड में i-3j। ठीक है,
अब हम सभी के मान निकालते हैं। i की जगह 1 और j की जगह 1, तो आपके पास पहला अवयव आ जाएगा a11। तो i की जगह 1 रख दीजिए, j की जगह 1 रख दीजिए, तो 1/2 और 1 माइनस में 3 गुणा 1 3 ही रहेगा। अब 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और माइनस के 2 मोड से बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो फाइनल मान मिलेगा 1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट्स निकालेंगे हम a12, यानी i की जगह पर तो रखेंगे कितना 1 और j की जगह रखेंगे 2, तो 3 दूनी 6 बन जाएंगे। तो ये 1/2 और 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 5 बनेंगे, लेकिन मोड की वजह से कैसा हो जाएगा वो +5, तो ये बन जाएगा 5/2। नेक्स्ट a21 पे आ जाइए। a21 का मतलब है i का मान 2 है और j का मान 1 है, तो 3 गुणा 1 3 ही रहेगा, तो यहाँ 1/2 -1 बचेगा, मोड की वजह से +1 बन जाएगा, तो ये 1/2। फिर हम निकालेंगे a22। a22 मीन्स 1/2, i की जगह पर 2 और j की जगह 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो 1/2 -4 बचेगा, लेकिन मोड से +4 होगा, 2 से कट जाएगा 2 आ जाएगा। फिर आ जाइए a31 पर। इसका अर्थ है 30, i की जगह पर तो 3 रखना है और j की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 गुणा 3 3, 3 माइनस 3 0, तो ये मान आपके पास 0 हो जाएगा। और a32 की बात कर लें तो 1/2, i की जगह पर 3 और j की जगह 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो माइनस का 3 बचेगा, लेकिन मोड से वो +3 बनेगा, तो ये मान हो गया 3/2। तो हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब क्या बन जाएगी, इन सभी एलिमेंट्स को लेकर के हम मैट्रिक्स A को बनाएं, तो हम यहाँ पे मान रख सकते हैं a11 की जगह पर 1 और a12 की जगह पर 5/2, फिर a21 की जगह पर 1/2 और a22 की जगह पर 2, उसके बाद a31 की जगह 0 और a32 की जगह पर 3/2, तो ये मैट्रिक्स A हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 4 में कहता है दो मैट्रिक्स आपको बराबर दी गई हैं, तो a b c x y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स हैं तो उनके संगत अवयव समान होंगे, ये हम पढ़ करके आए हैं। तो संगत अवयवों की तुलना कर दीजिए। x + 3 को बराबर रख दीजिए 0 के, तो क्या हो जाएगा x + 3 बराबर 0। इसके अलावा z + 4 बराबर होगा 6 के, तो z + 4 बराबर 6 व 2y - 7 ये बराबर हो जाएगा 3y - 2 के। ठीक है, तो हमने बराबर रख दिया। संगत औरों को भी लिखेंगे, ABC वालों को पहले यहाँ से निकाल देते हैं वैल्यू। तो x का मान मिलेगा वो होगा -3। कितना आ जाएगा भाई, -3। ऐसे ही हम z को निकालेंगे तो 6 में से 4 घट जाएंगे, z का मान आ जाएगा +2। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर हम इसे सरल करेंगे तो 2 - 7 बराबर 3y - 2y, तो आप देखेंगे -5 बराबर y, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, -5। ऐसे अब आ जाइए ABC के मानों की तुलना के लिए। तो ध्यान से देखें, यहाँ a - 1 है और यहाँ पर कितना है -3, तो ये संगत अवयव हैं, दोनों को हम बराबर रख देंगे। तो a - 1 = -3, फिर 0 बराबर है 2c + 2 के। देखिए यहाँ से 0 और यहाँ पर 2c + 2, ये दोनों कैसे होंगे, समान होंगे, संगत अवयव हैं। तो उसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो b - 3, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ b - 3 और इधर कितना है 2b + 4, तो ये 2b + में 4 ये भी समान होंगे, तो हम इनको भी समान रख देंगे। संगत अवयवों को बराबर रख रहे हैं, तो यहाँ a की वैल्यू आएगी -2, a मिल गया हमको। चलिए यहाँ से c का मान निकालेंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे, फिर 2 का भाग देंगे, तो c की वैल्यू मिल जाएगी -1। ठीक, ऐसे ही यहाँ b की बात करते हैं हम, तो -3 -4 और 2b - b, तो आपको b का मान मिल गया -7। ये किसका मान है, b का, तो ये b हमें ज्ञात हो गया। तो सारे मान ज्ञात हो चुके हैं। x -3 है, y का मान -5 है, z का मान 2 है, a का मान -2, c का मान -1 और b का मान -7 है। चलिए एक और उदाहरण है, उसे भी देख लेते हैं। 5वां एग्जाम्पल है हमारे पास, कह रहा है यदि 2a + b, a - 2b, 5c - d और 4c + 3d ये बराबर है 4 - 3 11 24 मैट्रिक्स के, तो ABCD के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हम जब मैट्रिक्स समान है तो इनके संगत अवयव समान होंगे, तुलना करेंगे, तो 2a + b तो बराबर हो जाएगा 4 के,
a माइनस में 2b बराबर हो जाएगा -3 के। ये तो पहली पंक्ति के अवयवों की तुलना कर दी। दूसरी पंक्ति के संगत अवयव का तुलना करेंगे हम, तो 5c माइनस डी बराबर 11 और दूसरा है 4c प्लस में 3d बराबर में 24। बस ए बी में 2 समीकरण हैं और सी डी में भी 2 समीकरण हैं। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे और आपके पास ए बी सी डी के मान आ जाएंगे। तो यहाँ हल करने के लिए हम पहली पंक्ति को गुणा कर लेते हैं, कितने से, 2 से। तो हो जाएगा 4a प्लस में 2b बराबर में 8 और नीचे a माइनस 2b बराबर -3। दूसरी समीकरण एज इट इज है। दोनों को हम सरल करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो जोड़ेंगे दोनों को तो ये कट जाएंगे। 5a इक्वल टू 5, तो आपके पास a का मान आ जाएगा 1। इस a के मान को उठा के आप पहली समीकरण में रख दीजिए। पहली समीकरण है 2a प्लस b, 2a की जगह 1 प्लस b बराबर में 4, तो b बराबर 4 माइनस 2, तो हमारे पास b का मान आ गया कितना, 2। ये b का मान हो गया। तो a का मान पता लग चुका है, b का मान पता लग चुका है। इधर आ जाइए, इन 2 समीकरणों को भी हम हल करते हैं। यहाँ 3d और ऊपर माइनस का d है, तो ऊपर वाले को हम क्या कर लेते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 15c माइनस का 3d और बराबर में कितना, 33। ये 4c प्लस में 3d और बराबर में यहाँ पे 24। हम दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 19c और यह हो जाएगा 57। तो c बराबर 19 का भाग देंगे 57 में, तो 3 बार जाएगा। तो c का मान आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इस मान को उठा करके आप पहली समीकरण 5c माइनस डी में रख दीजिए। तो 5 गुणा c की जगह पर 3 माइनस में d बराबर में 11, या फिर 15 माइनस 11 बराबर में d। तो 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 आपके पास d का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी डी के जो मान हमें मिले वो 1 2 3 4 मिल गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके पास एग्जाम्पल फिनिश होते हैं और ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।